चलिए आज की बातचीत के लिए थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। मेरे साथ थोड़ा समय में पीछे चलिए। साल 1999। 1999, वाओ। मिलेनियम खत्म हो रहा है, Y2K का एक अजीब सा डर फैला हुआ है और इंटरनेट की वो डायल अप वाली आवाज। हाँ हाँ, वो कनेक्शन वाली आवाज। ऑफ माहौल में आप एक सिनेमा हॉल में जाते हैं द मैट्रिक्स देखने। वो अनुभव तो मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे आज भी याद है, मैं फिल्म देखकर बाहर पार्किंग लॉट में आया, अपनी कार को देखा, आसमान को देखा और एक पल के लिए दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। हाँ, एक अजीब सा ख्याल आया कि एक मिनट, क्या ये सब असली है? ठीक यही। और मुझे लगता है हर किसी का यही हाल था। और अब देखिए 25-26 साल बाद भी जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? लेदर वाले ट्रेंच कोट। हाँ, स्लो मोशन में गोलियों से बचना। कमाल का एक्शन, बिल्कुल एक जबरदस्त साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म। उसने तो सिनेमा का अंदाज ही बदल दिया था। बिल्कुल। पर यह भी सच है कि हम अक्सर उसकी चमक दमक में ही खो जाते हैं। वो तो है। और आज हमारे हाथ जो दस्तावेज लगा है वो ठीक यही बात कहता है। वो तर्क देता है कि हम सब फिल्म के कुंग-फू और स्पेशल इफेक्ट्स में इतने उलझ गए कि उसका जो असली मतलब था, उसकी जो आत्मा थी, उसे ही नजरअंदाज कर दिया। जैसे कैंडी का चमकीला रैपर खा लिया और चॉकलेट अंदर ही रह गई। क्या बात है। आज हम उसी चॉकलेट को खोजने वाले हैं और ये चेतावनी पहले ही दे दूं कि इसका स्वाद थोड़ा अलग हो सकता है। अच्छा। क्योंकि हमारे स्रोत के मुताबिक द मैट्रिक्स सिर्फ रोबोट्स और इंसानी बैटरी की कहानी नहीं है। ये असल में एक बहुत ही गहरे प्राचीन भारतीय दर्शन अजातवाद का एक आधुनिक रूपक है। अजातवाद? ओके, तो अब हम सच में गहरी परतों में उतर रहे हैं। ये दावा तो बहुत बड़ा है, मतलब एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर और एक प्राचीन भारतीय दर्शन। कनेक्शन हैरान करने वाला है, पर जब आप इसे देखेंगे तो समझ आएगा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस दावे को परत दर परत खोला जाए। हम ये देखेंगे कि ये फिल्म महास्वप्न की अवधारणा को कैसे समझाती है, और शायद उस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करें जो हमेशा से हमारे जहन में कहीं ना कहीं रहता है। क्या हम वाकई एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? और अगर हाँ, तो इसका कोड किसने लिखा है? हाँ, तो चलिए सीधे इसी महास्वप्न वाले आइडिया से शुरू करते हैं। ये स्रोत हमारी जागृत अवस्था और रात में देखे जाने वाले सपने की तुलना करता है। अब देखिए, जीवन एक सपना है, ये बात तो हम सब ने सुनी है। थोड़ी घिसी पिटी सी लगती है। बिल्कुल कवियों और दार्शनिकों की बात लगती है। लेकिन जिस तरह से ये दस्तावेज इसे समझाता है वो थोड़ा बेचैन करने वाला है। ये ठोसपन के तर्क पर जोर देता है। हाँ, वही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, आप एक बहुत ही असली लगने वाला सपना देख रहे हैं। मान लीजिए एक जंगल में एक बाघ आपके पीछे पड़ा है। ठीक है, उस पल में जब आप भाग रहे होते हैं, क्या आपको जमीन नकली लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपने में भी जब आप किसी पेड़ को छूते हैं तो उसकी छाल खुरदुरी महसूस होती है। पानी में पैर पड़ता है तो वो गीला और ठंडा लगता है। और अगर वो बाघ आपको पकड़ ले तो दर्द होता है, असली दर्द। मैंने ऐसे बुरे सपने देखे हैं जिनसे जागने के बाद दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, आप सच में कांप रहे होते हैं। आपकी शरीर की प्रतिक्रिया 100% असली होती है। ठीक यही बात। वजह भले ही कुछ न हो, पर अनुभव 100% असली होता है। आपके दिमाग के लिए सपने के दर्द और असली दुनिया के दर्द में कोई फर्क नहीं है। वो बस सिग्नल प्रोसेस करता है। बिल्कुल। और स्रोत इसी तर्क का इस्तेमाल अजातवाद को समझाने के लिए करता है। अजातवाद यानी अनुत्पन्नी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉन ओरिजिनेशन। सुनने में ही बहुत गहरा लगता है। इसका मतलब है जो कभी उत्पन्न ही ना हुआ हो। तो सपने के उदाहरण से ये कैसे जुड़ता है? सोचिए, जब आप उस बाघ वाले सपने से जागते हैं, जंगल कहाँ गया, बाघ कहाँ गया? वो गायब हो गया। पर क्या वो नष्ट हुए या फिर उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया क्योंकि वो कभी थे ही नहीं? उनमें कोई अणु या परमाणु तो था नहीं। अच्छा, वो तो सिर्फ चेतना से, एक विचार से बने थे। तो मतलब चीजें नष्ट नहीं हुई, वो तो थी ही नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, यही अजातवाद का सार है। और अब आता है वो हिस्सा जो शायद सुनने वालों को थोड़ा हिला दे। हाँ। स्रोत का तर्क है कि जब सच्चा आत्मज्ञान होता है तो ये दुनिया जिस पर हम बैठे हैं, ये माइक, ये सब कुछ ठीक उसी तरह गायब हो जाता है जैसे सपने का जंगल। क्योंकि ये भी ठोस नहीं है, ये एक प्रक्षेपण है। मतलब जिसे हम वास्तविकता कहते हैं, वो ईश्वर या किसी परम चेतना की कोडिंग है, एक बहुत ही उन्नत किस्म का वीडियो गेम। हाँ, और यहीं पर मैट्रिक्स का रूपक एकदम फिट बैठता है। इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 100% असली महसूस हो। होना भी चाहिए। अगर किसी वीडियो गेम के ग्राफिक्स खराब हों या फिजिक्स ठीक से काम ना करें तो आप खेल में डूब नहीं पाते।
आपको हमेशा याद रहता है कि आप सोफे पर बैठकर कंट्रोलर हाथ में लिए हुए हैं। सही कहा, वो तल्लीनता, वो इमर्जन टूट जाता है। लेकिन अगर ग्राफिक्स और अनुभव एकदम असली हों तो आप भूल जाते हैं कि आप खेल रहे हैं, आप किरदार बन जाते हैं। और ये बात मुझे स्रोत में बहुत पसंद आई, क्योंकि आमतौर पर जब लोग सिमुलेशन थ्योरी की बात करते हैं तो बहुत निराशाजनक हो जाते हैं। हाँ, अरे यार मैं तो बस एक एनपीसी हूँ। हाँ, किसी और के खेल में एक छोटा सा किरदार। हाँ, खुद को सॉफ्टवेयर का यूजर या शिकार समझने लगते हैं। लगता है कि हम किसी और के लिखे कोड में फंसे हुए हैं। ये तो बहुत बेबसी वाली बात है। शुरू में ऐसा ही लगता है, लेकिन स्रोत यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। वो कहता है, क्या हो अगर कोड किसी और ने नहीं, बल्कि आपने ही लिखा हो। हाँ, क्या मतलब हम यूजर नहीं, प्रोग्रामर हैं। ये तो पूरी बाजी ही पलट देता है। बिल्कुल, हम वो प्रोग्रामर हैं जो ये भूल गया है कि ये कोड उसी ने लिखा था। पर कोई ऐसा क्यों चाहेगा? मैं ये क्यों भूलना चाहूंगा कि कोड मैंने ही लिखा है? अच्छा सवाल है। सोचिए, आप एक बहुत ही डरावना भूता घर डिजाइन करते हैं। आपको पता है कि किस कोने से भूत निकलेगा, कहाँ से डरावनी आवाज आएगी। क्या आपको डर लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो स्क्रिप्ट पता है, मजा ही नहीं आएगा। सही कहा। अनुभव को असली बनाने के लिए, उस रोमांच, डर, खुशी को महसूस करने के लिए प्रोग्रामर को ये भूलना ही पड़ेगा कि वो निर्माता है। तो ये भूलना एक बग नहीं, एक फीचर है। हाँ, और स्रोत कहता है कि आज इंसानियत की यही हालत है। हम अपने ही बनाए सॉफ्टवेयर में फंसे भुलक्कड़ प्रोग्रामर हैं जो अपने ही लिखे राक्षसों से डर रहे हैं। ये भूलने वाली बात ही तो एक तरह से नियो की कहानी है। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जिसे उसने खुद चुना है, पर उसे इसका कोई अंदाजा नहीं। बिल्कुल। फिल्म के किरदारों की बात करें तो नियो और मॉर्फियस के जिक्र के बिना ये चर्चा अधूरी है। स्रोत उन्हें सिर्फ किरदार नहीं बल्कि आर्किटाइप यानी मूल रूप मानता है। गोलियों को रोकने से बहुत पहले नियो कौन है? वो थॉमस एंडरसन है। एक आम आदमी, हाँ, एक क्यूबिकल में काम करता है। एक ऐसा बॉस है जिसे वो पसंद नहीं करता, टैक्स भरता है। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण और शायद थोड़ी उबाऊ है। और यही बात उसे एक आदर्श साधक बनाती है। हाँ, वो खुश नहीं है। जैसा मॉर्फियस कहता है, उसके दिमाग में एक फांस है। उसे हर वक्त लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, पर वो समझ नहीं पाता कि क्या। मुझे लगता है ये हम सब ने महसूस किया है। कभी कभी ट्रैफिक में फंसे हुए या कोई बोरिंग ईमेल लिखते हुए ये ख्याल आता है कि जिंदगी में इससे ज्यादा भी कुछ होना चाहिए। हाँ, यही असंतोष तो जागृति की पहली शर्त है। अगर आप सपने में पूरी तरह से खुश हैं तो आप जागना ही क्यों चाहेंगे? आप तो बस स्नूज बटन दबाते रहेंगे। बिल्कुल। और नियो की यही बेचैनी गुरु को आकर्षित करती है। हाँ, और वो गुरु है मॉर्फियस। स्रोत के विश्लेषण में मॉर्फियस सिर्फ एक कूल किरदार नहीं है, वो चेतना को जगाने वाला गुरु है। हाँ, और उनका सबसे महत्वपूर्ण संवाद उस सफेद कमरे कंस्ट्रक्ट में होता है। हाँ, जहां वो नियो से पूछता है सत्य क्या है, और फिर उसका जवाब देता है, अगर तुम सत्य उसे कहते हो जिसे तुम महसूस कर सकते हो, सूंघ सकते हो या देख सकते हो, तो सत्य केवल तुम्हारे मस्तिष्क द्वारा समझे गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं। जब आप इस पर रुककर सोचते हैं तो ये वैज्ञानिक रूप से भी कितना सटीक है। हमारा दिमाग एक अंधेरी खामोश खोपड़ी में बंद है। उसने कभी सीधे तौर पर सूरज नहीं देखा, किसी मेज को नहीं छुआ। उसे तो बस डेटा मिलता है, आंखों से, त्वचा से, कानों से आने वाले विद्युत आवेग। और हमारा मस्तिष्क उन सिग्नलों के आधार पर पूरी दुनिया का एक मॉडल तैयार करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सपने में हमारा दिमाग पहाड़ का सिग्नल बनाता है और हमें पहाड़ दिखने लगता है। तो मैट्रिक्स, या जिसे भारतीय दर्शन में माया कहते हैं, वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे दिमाग को लगातार ये सिग्नल भेज रहा है कि यह दुनिया ठोस और असली है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं वो ठोस इसलिए लग रही है क्योंकि सिस्टम मेरे दिमाग को ठोसपन का सिग्नल भेज रहा है। और अगर ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है तो इसे हैक किया जा सकता है। और यहीं पर फिल्म का वो मशहूर सीन आता है, देयर इज नो स्पून। चम्मच है ही नहीं। ये शायद फिल्म की सबसे जानी पहचानी लाइनों में से एक है, लेकिन स्रोत इसे सिर्फ एक कूल डायलॉग नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक मैनुअल बताता है। चलिए उस सीन को याद करते हैं। नियो ऑरेकल के इंतजार में बैठा है और एक बच्चे को देखता है जो अपने दिमाग से चम्मचों को मोड़ रहा है। नियो भी कोशिश करता है, वो चम्मच पर ध्यान लगाता है, जोर लगाता है, पर कुछ नहीं होता। वो बाहरी दुनिया की एक चीज को अपनी इच्छा शक्ति से बदलने की कोशिश कर रहा है और वो नाकाम होता है क्योंकि वो मैट्रिक्स के नियमों के अंदर रह के उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। और तब वो बच्चा उसे वो सलाह देता है जो पूरे दर्शन की कुंजी है, चम्मच को मोड़ने की कोशिश मत करो, ये नामुमकिन है। इसके बजाय सिर्फ सच को समझने की कोशिश करो। हाँ, और वो सच क्या है? कि चम्मच है ही नहीं। और फिर वो कहता है,
तब तुम देखोगे कि चम्मच नहीं मुड़ रहा, बल्कि तुम खुद मुड़ रहे हो। इस बात का गहरा मतलब क्या है? आप मुड़ रहे हैं। यहाँ स्रोत दोष संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करता है, दृष्टि और सृष्टि। दृष्टि यानी आपका नजरिया, आपकी धारणा, और सृष्टि मतलब? सृष्टि यानी आपके आसपास की दुनिया, ये रचना। दृष्टि और सृष्टि, ठीक है। सूत्र ये है, जैसे ही आपकी दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदल जाती है। हम अपनी पूरी जिंदगी सृष्टि को बदलने में लगा देते हैं, यानी बाहरी दुनिया को। हम चम्मच को मोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। असल जिंदगी में चम्मच मोड़ने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये सोचना कि अगर मुझे वो प्रमोशन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, अगर मेरा पार्टनर बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए तो मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। हाँ बिल्कुल, हम अपनी हकीकत की धातु को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्रोत कह रहा है कि चम्मच तो है ही नहीं, ये बाहरी चीजें तो सिर्फ एक प्रक्षेपण है। असली बदलाव तो अंदर दृष्टि में लाना होगा। जैसे ही आप अपने देखने का नजरिया बदलते हैं, बाहरी दुनिया का अनुभव अपने आप बदल जाता है। हाँ, आप शीशे में दिख रहे अक्स से लड़ना बंद कर देते हैं और बस अपना चेहरा बदल लेते हैं, और ये हमें सीधे फिल्म के क्लाइमैक्स पर ले जाता है। वो हॉल वाला सीन, हाँ, जहां नियो गोलियों को रोक देता है। एक कमाल का एक्शन सीन है। आमतौर पर दर्शक उसे देखकर सोचते हैं, वाह, नियो ने लेवल अप कर लिया, वो अब सुपरमैन बन गया है। लेकिन स्रोत कहता है कि ये कोई सुपर पावर या जादुई शक्ति नहीं है, ये आत्मज्ञान का क्षण है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है एक सुपर पावर और आत्मज्ञान में? सुपर पावर का मतलब है कि आप एक असली दुनिया में रहते हैं और आपके पास भौतिकी के नियमों को तोड़ने की ताकत है। लेकिन नियो भौतिकी के नियमों को तोड़ नहीं रहा है, भौतिकी के नियम उस पर लागू होना बंद हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया है कि वो खुद, गोलियां, हवा, दीवारें, ये सब कुछ असली नहीं है, ये सब सिर्फ डिजिटल कोड है। बिल्कुल। जब तक वो खुद को थॉमस एंडरसन समझता था, उस पर थॉमस एंडरसन के नियम लागू होते थे। एक गोली उसे मार सकती थी, लेकिन उस पल में वो खुद को उस किरदार से अलग कर लेता है। वो खेल खेलना बंद कर देता है, वो सोर्स कोड को देखने लगता है। और हमें वो दिखता भी है। उस सीन में विजुअली दुनिया बदल जाती है, हॉल, एजेंट सब गायब हो जाते हैं और नियो को सिर्फ हरे रंग का बाइनरी कोड गिरता हुआ दिखाई देता है। स्रोत इसकी तुलना एक योगी की दृष्टि से करता है। जैसे नियो को बाइनरी कोड दिखता है, वैसे ही एक आत्मज्ञानी योगी को ये दुनिया ठोस चीजों के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के एक कंपन के रूप में दिखाई देती है। तो जहां मुझे एक दीवार दिखती है, योगी को उसके पीछे का मूल तत्व, उसकी ऊर्जा का कंपन महसूस होता है। ठीक वैसे ही जैसे नियो को एजेंट के पीछे के 1 और 0 दिखते हैं, और जब आप अंडरलाइन डेटा को देख लेते हैं तो आप उससे बनने वाली छवि से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपको सच में चोट नहीं पहुंचा सकती। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम सब ने कल ऑफिस तो जाना ही है, हम गोलियां रोककर उड़ तो नहीं सकते। बहुत वाजिब सवाल है, और स्रोत इसका जवाब लाल गोली के प्रतीक के जरिए देता है। फिल्म में लाल गोली एक ट्रैकिंग डिवाइस है, लेकिन इस दर्शन में लाल गोली ज्ञान है। वो ज्ञान जो आपको एक सुखद भ्रम से कड़वे सच की ओर ले जाता है। हाँ, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। फिल्म में साइफर का किरदार याद है? वो जानबूझकर नकली दुनिया में वापस जाना चाहता है। बिल्कुल। वो कहता है अज्ञानता में ही आनंद है। वो नकली स्टेक खाना चाहता है क्योंकि वो स्वादिष्ट लगता है। यही तो चुनाव है। स्रोत कहता है कि अंतिम लक्ष्य है कैवल्य, यानी परम मुक्ति, और मैट्रिक्स की भाषा में कैवल्य का मतलब है नियो बन जाना। नियो बन जाना, इसका क्या मतलब है? क्या हमें दुनिया छोड़कर किसी गुफा में चले जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है। इसका मतलब है मैट्रिक्स के अंदर ही रहना, माया के भीतर ही जीना, पर अब उसके नियमों का गुलाम बनकर नहीं। आप दुनिया में हैं पर दुनिया के नहीं हैं। बिल्कुल। मतलब आप अपना काम करते हैं, टैक्स भरते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं। आप थॉमस एंडरसन की भूमिका निभाते रहते हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि ये सब कोड है। आप जानते हैं कि चम्मच है ही नहीं। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये खेल है, तो आप उसके उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते, आप पीड़ित महसूस नहीं करते, आप आजाद हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये बताता है कि द मैट्रिक्स जैसी कहानियां हमें इतनी पसंद क्यों आती हैं। सिर्फ एक्शन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे अंदर का कोई हिस्सा ये महसूस करता है कि शायद इस कहानी में कोई गहरी सच्चाई छिपी है।
शायद हमारे अंदर का वो प्रोग्रामर जो कीबोर्ड पर सो गया था, वो जागने की कोशिश कर रहा है। तो आज की बातचीत का सार यही है, द मैट्रिक्स को सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह देखना उसकी सतह को खरोचने जैसा है। गहराई में ये आजादवाद के प्राचीन दर्शन का एक जबरदस्त मॉडर्न रूपक है। बिल्कुल। इसने तो मेरे लिए इस फिल्म को हमेशा के लिए बदल दिया है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत ने हमें खुद को उस प्रोग्रामर के रूप में देखने की चुनौती दी है। तो अगर आप वाकई अपनी इस हकीकत के प्रोग्रामर हैं और बस कुछ देर के लिए भूल गए हैं कि ये कोड आपने ही लिखा है, तो आज, अभी आप अपनी जिंदगी का कौन सा कोड फिर से लिखना चाहेंगे?